इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टॉपिक वोटिंग बिहेवियर या फिर मतदान व्यवहार। तो मॉडर्न जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स होती हैं जहां पर लोकतंत्र स्थापित है, वहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो सोवरेन पावर होती है, सुप्रीम पावर, ये लोगों के हाथ में होती है। मगर ये जो सोवरेन पावर है, सुप्रीम पावर है, डायरेक्टली लोगों के द्वारा इस्तेमाल नहीं की जाती। आज के समय में हमें देखने को मिलता है ये जो सुप्रीम पावर है, प्रेजेंट स्टेट्स में हमें देखने को मिलता है कि इनडायरेक्टली लोग इस्तेमाल करते हैं और इनडायरेक्टली जो स्टेट के अफेयर्स होते हैं उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। और वो इनडायरेक्टली वो किस तरीके से इन्वॉल्व करते हैं अपने आप को कि जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको वो वोट करते हैं। जैसे कि एमएलए को वोट कर दिया, एमपी को वोट कर दिया, तो ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल एमएलए एमपी जो होते हैं वो कानून बनाने का काम आम लोगों के लिए करते हैं। क्योंकि इनको आज के समय में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फेमस है, तो इसके लिए दूसरा नाम जो है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि लोगों का यहाँ पे प्रतिनिधि जो है वो एमएलए और एमपीज वगैरह करते हैं। तो कुछ वर्ड्स हैं इस चैप्टर में, ये वैसे आप लिखोगे नहीं आंसर में, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पोर्शन दिया गया है कि जो वोट डालते हैं उनको बोलते हैं वोटर्स, और इलेक्टोरेट शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, हिंदी में बोलते हैं मतदाता। और जो वोट डालते हैं उन लोगों का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। तो इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं निर्वाचक मंडल और पंजाबी में चोन मंडल। और जो कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं उनको बोलते हैं कैंडिडेट, यानी कि उम्मीदवार। और जो कैंडिडेट जीत के सामने आता है उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि प्रतिनिधि। तो पहले हमें देखने को मिलता था कि बैलेट पेपर के जरिए चुनाव होते थे, मगर उसके बाद हम देखते हैं कि मॉडर्न टाइम पीरियड में ईवीएम्स का सहारा लिया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वहां पर हम लोग वोट करते हैं। इंडिया में 1982 में फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस हुआ था। केरल के कुछ असेंबली के जनरल असेंबली स्टेट असेंबली के चुनाव थे, वहां पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और बाद में 1998 से लेकर 2001 तक धीरे धीरे पूरे स्टेट में, पूरे इंडिया में ही इनको फेमस कर दिया गया। तो जो वोटिंग बिहेवियर होता है, जो मतदाता व्यवहार होता है, इसमें हम देखते हैं कि अलग अलग एलिमेंट्स और सर्कमस्टांसेस जो है वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। और जो प्रभाव डालने वाले एलिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। इसीलिए जो एक वोटिंग बिहेवियर होता है, इट इज नॉट यूनिफॉर्म एट ऑल प्लेसेस। इसको मतलब इस तरीके से नहीं बोल सकते कि अगर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वोटिंग बिहेवियर रहे होंगे तो दूसरी सिचुएशन में भी वही वाले वोटिंग बिहेवियर उसी तरीके से काम करते हुए हमें देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब जर्नल कंक्लूजन जो है वो हम नहीं निकाल सकते, वो निकालना गलत होगा। तो बहुत बड़ा जो रोल होता है वो होता है साइकोलॉजी का, यानी कि मनोविज्ञान का रोल बहुत बड़े स्तर पे देखने को मिलता है। मतदान व्यवहार में जब कोई वोट करने जाता है तो कुछ लोग होते हैं वो किसी, हो सकता है कि ग्रुप के जो हित होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वोट डालते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे कि पर्टिकुलर धर्म को ध्यान में रख के वोट डालेंगे, कुछ लोग पर्टिकुलर कास्ट को ध्यान में रख के, कुछ लोग जो होंगे रीजनल फीलिंग्स जो होती हैं उनको ध्यान में रख के वोट डालते हैं। कई लोगों के अंदर क्लास कॉन्शियसनेस बहुत होती है, जैसे कोई मजदूर वर्ग का पर्सन वो इलेक्शंस में लड़ेगा तो उस बंदे को सारे जो मजदूर होंगे प्रेफर करेंगे उसी को वोट डाले। अगर मान लो कोई डॉक्टर किसी इलेक्शन में खड़ा हो गया तो डॉक्टर कम्युनिटी के वोट जो होंगे वो उसी को जाएंगे। तो इसको बोलते हैं क्लास कॉन्शियसनेस, यानी कि वर्ग चेतना जो है लोगों में आती है। देन फैमिली ट्रेडिशन, जिसको पेरेंट्स वोट डालते हैं बच्चे भी उन्हीं को वोट डालते हैं। देन आगे हमें देखने को मिलता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के प्रोग्राम होते हैं उनसे कुछ लोग प्रभावित होकर वोट डालते हैं। कई लोग ये देखते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है, वर्तमान समय में जो पार्टी की सरकार है, उसके कार्यकाल के दौरान उसकी कामयाबियां किस तरीके से देखने को मिली या उसकी फेलियर किस तरीके से देखने को मिली, तो इससे वो डिसाइड करते हैं कि वो वोट किसको करेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सिर्फ इसीलिए वोट डालते हैं क्योंकि एक तरीके से उनको वोट डालना होता है, तो वो बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं सोचते। तो दो चीजें जो है उसको ध्यान में रख के हम देखते हैं कि वोटिंग बिहेवियर जो है
वो काम करते हुए हमें देखने को मिलता है। तो जो पहला तत्व है, पहला एलिमेंट जो है, वो ये है कि कौन-कौन से कारण होते हैं जो एक इंडिविजुअल को एनकरेज करते हैं या फिर डिस्करेज करते हैं कि वो वोट करें। दूसरा जो तत्व है वो ये है कि कौन-कौन से कारण रहते हैं कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक खास पॉलिटिकल कैंडिडेट को ही वोट करता है या फिर एक खास ही पॉलिटिकल पार्टी को वोट करता है, किसी और को वोट वो नहीं करता। तो इन चीज़ों के बारे में यहाँ पे जानने की कोशिश की जाएगी। तो अगर हम बात करें वोटिंग बिहेवियर की, मतदाता व्यवहार की, तो पहली बार इसके ऊपर जो फ्रांस है उसने स्टडी की थी, देन अमेरिका ने इसके ऊपर स्टडी की, उसके बाद इंग्लैंड ने स्टडी की और इंडिया में जब सेकंड जनरल इलेक्शन हुए, यानी कि जो आम चुनाव, लोकसभा के चुनाव हुए सेकंड, उसके बाद हम देखते हैं कि वोटिंग बिहेवियर के ऊपर काम करना शुरू किया गया और उसके बाद तो कंटिन्यूअसली इसके ऊपर काम जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से घटक होते हैं, डिटर्मिनेंट्स होते हैं या फैक्टर्स होते हैं, जिससे कि एक व्यक्ति प्रभावित होके किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के ही पर्सन को वोट डालता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये चीज़ सोसाइटी टू सोसाइटी भी वेरी करती है और जो सबसे बड़ा रीज़न आज के समय में या भारत जैसे देश में कॉमन कंसर्न है वो है कास्टिज़्म। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो जात देख के वोट डालते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है कि आज के समय में भी लोग जात को प्रेफ़रेंस देके वोट डालते हैं। मगर भारत की जो राजनीति है उसकी ये बहुत बड़ी एक सच्चाई है। तो भारत के मतलब जो पॉलिटिकल बिहेवियर होता है, उसमें इसको हम ड्यू रिस्पेक्ट देंगे ही देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे जाट, यादव, अहीर, वैश्य और दानिक जैसी जो कम्युनिटीज़ हैं, जो कास्ट है हरियाणा में, इनको ध्यान में रख के लोग वोट डालते हैं। अगर बिहार की बात करें तो वहाँ पे ब्राह्मण, राजपूत, कश्यप, उनको देख के बहुत सारे कैंडिडेट वोट माँगते हैं। आंध्र प्रदेश में रेड्डी कास्ट जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट है। महाराष्ट्र में मराठा जो कास्ट के लोग हैं, वो मतलब इसी के आधार पे वोट माँगते हैं। राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे भी जाट, राजपूत और ब्राह्मण का जो कांसेप्ट है वो देखने को मिलता है। जब इलेक्शन आते हैं तो इसके नाम पे वोट माँगे जाते हैं। और पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में भी आपको पता है कि जट कम्युनिटी के नाम पे वोट जो है माँगे जाते हैं। तो ये बहुत सारे स्टेट्स के एग्ज़ाम्पल हमारे पास हैं, जहाँ पे इसको पर्टिकुलरली ध्यान में रख के लोग जो है वोट करते हैं। हरियाणा के लिए तो एक मतलब ये भी फेमस है कि जाट्स डॉटर फॉर जाट एंड जाट्स वोट फॉर जाट, यानी कि जाट की जो बेटी होगी उसकी शादी जाट के साथ होगी और जो जाट की वोट है वो भी जाट को ही जाएगी। तो इस तरीके से मतलब कास्ट फैक्टर हमारे समाज में डोमिनेट करता है। सेकंड पॉइंट है रिलीजन। धर्म जो होता है हमारे देश में उसका भी बहुत महत्व होता है। जब चुनाव होते हैं, जब कोई कैंडिडेट को वोट डाली जाती है, जब लोग उसको वोट डालने जाते हैं, तो हमारे देश में इनफैक्ट बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जो धर्म के नाम पे ही स्थापित हैं, जैसे कि हिंदू महासभा सभा हो गई, श्रोमणी अकाली दल पार्टी जो है, देन मुस्लिम लीग पार्टी। तो मतलब बहुत सारे वोटर जो हैं वो इसी चीज से प्रभावित होके वोट इन पर्टिकुलर पार्टीज को डालते हैं। मैनी वोटर्स वोट फॉर कैंडिडेट हु बिलोंग्स टू देयर रिलीजन, रिलीजियस कम्युनिटी, मतलब कि बहुत सारे कैंडिडेट यही चीज देखते हैं कि हाँ, जो मेरा धर्म है उसी धर्म के कैंडिडेट को मैं वोट डालूंगा। थर्ड पॉइंट है रीजनलिज्म। रीजनलिज्म का मतलब होता है क्षेत्रवाद। तो ये थोड़ी सी स्पेलिंग गलत है, ये वाला ठीक है, रीजनलिज्म के क्षेत्रवाद। जो क्षेत्रवाद का मतलब होता है कि पर्सन के अंदर फीलिंग होना पर्टिकुलर उस प्लेस के लिए जहाँ पे वो रहता है, बजाय कि देश के लिए। मतलब कि प्यार जो उसके अंदर है वो उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए, क्षेत्र के लिए ज्यादा है, बजाय कि देश प्रेम के। तो ये चीज उसके ऊपर डोमिनेट करती है और बहुत सारी हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके बनने का जो आधार है वो भी यही है कि वो पर्टिकुलर जो एरिया है, क्षेत्र है, उसी के ही इश्यूज के आधार पे चुनाव लड़ते हैं। अगर हम बात करें तमिलनाडु की तो वहां पे द्रविड़ मुनेत्र कझागम डीएमके पार्टी है, एआईए डीएमके पार्टी है, देन तेलुगु देशम पार्टी है आंध्र प्रदेश में, और असम गण परिषद पार्टी है असम में, और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, और मिजोरम में हमें देखने को मिलती है मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी। तो ये मतलब रीजनलिस्ट पार्टियां हैं, यानी कि क्षेत्रवादी पार्टियां हैं। इन पार्टियों के जो मुद्दे हैं वो मेनली हमें उस पर्टिकुलर एरिया से ही कंसर्न देखने को मिलते हैं जहां पर इन पार्टीज का
वजूद होता है। इनके पार्टियों के इशू जो है वो स्टेट कंसर्न होते हैं बजाय कि नेशन कंसर्न। नेक्स्ट है लैंग्वेज कंट्रोवर्सीज। तो चुनाव के भी मुद्दे जो है चुनाव का भाषा का विवाद, इसके आधार पे भी चुनाव के दौरान हमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स डोमिनेट होते हुए देखने को मिलते हैं। यानी कि जब वोट डाली जाती है, वोट माँगी जाती है, तो इसका सहारा जो है लिया जाता है बहुत सारे कैंडिडेट्स के द्वारा। तो 1967 या 1971 के इलेक्शंस की बात करें तमिलनाडु में, तो डीएमके जो है इसको एंटी हिंदी प्रोपेगेंडा के आधार पे बहुत सारे वोट जो थे इनके फेवर में मिले थे। इनफैक्ट कई बार अगर एक पर्टिकुलर स्टेट में कोई दूसरी स्टेट का कैंडिडेट चुनाव लड़ने आता है तो उसको बाहरी स्टेट का कैंडिडेट बोल के उसको तो इस पार्टी की इस स्टेट की लैंग्वेज भी बोलनी नहीं आती, ऐसा बोल के उसका विरोध जो है वो किया जाता है। तो यानी कि एक तरीके से लोगों को मतलब ये बतलाया जाता है कि आप इसको वोट ना करें, आप हमें वोट करें। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5 प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो जो राजनीतिक दल होते हैं उनके खास प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारी नीतियां होती हैं जिससे कि लोगों का जो दिमाग है वो प्रभावित होता है। जब चुनाव होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं कि बहुत सारे मतलब लुभावने ऑफर जो है एक तरीके से लोगों के सामने रखते हैं कि जब उनकी पार्टी आएगी तो वो किस तरीके से वो लोगों के लिए काम करेंगे। यानी कि बहुत सारे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल प्रोग्राम जो है वो आम लोगों के साथ साझा करते हैं और एक तरीके से वो चाहते हैं कि आम लोग मतदाता जो है वो इनको वोट करें। मगर बाद में हमें अक्सर देखने को मिलता है कि ये सारे जो प्रोमिसेस होते हैं ये खोखले होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, यानी कि विचारधारा की कमिटमेंट। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपनी विचारधारा से प्रभावित होते हैं और अपनी विचारधारा से जुड़ी हुई पॉलिटिकल पार्टी को ही वो वोट डालना प्रेफर करते हैं। बहुत सारी पार्टियां जो होती हैं वो राइट विंग से जुड़ी होती हैं, बहुत सारी पार्टियां लेफ्ट विंग से जुड़ी होती हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जुड़ी होती हैं, कहने का मतलब उनके काम करने का तरीका जो होता है, उनका जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टी का, उनके तो उससे ये पता चलता है कि वो किस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी या पर्टिकुलर विचारधारा से जुड़ी हुई है। तो लोग भी उस चीज को ध्यान में रखकर वोट करते हैं। देन क्लास कॉन्शियसनेस। तो वर्ग चेतना जो है वो भी लोगों में आज के समय में देखने को मिलती है। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती हैं जहां पर अगर मान लो डॉक्टर को खड़ा कर दिया जाएगा तो हम मान के चलते हैं कि डॉक्टर की कम्युनिटी के लोग उस कैंडिडेट को वोट करेंगे जहां पे डॉक्टर होगा। ऐसे ही मान लो अगर कोई जो मजदूर है एक पार्टी में, वो खड़ा होता है चुनाव के लिए, तो ऐसा माना जाता है कि जो मजदूर कम्युनिटी होगी उस पर्टिकुलर एरिया में, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसके हल्के में, तो वो कम्युनिटी जो है उसी के फेवर में वोट करेगी। देन नेक्स्ट पॉइंट है क्रिस्मेटिक लीडरशिप। क्रिस्मेटिक का मतलब कि बहुत ही प्रभावशाली नेता का होना। तो जो नेता होता है पार्टी का, अगर वो मान लो बहुत ज्यादा प्रभावशाली है तो मतलब लोग जो होते हैं वो उस इंडिविजुअल से ही बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। और एक तरीके से ऐसा देखने को आता है कि एक इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी होती है उसी से ही बहुत सारे लोग एक पॉलिटिकल पार्टी को जज करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए जो एक इंडिविजुअल की जो शख्सियत होती है, एक नेता की जो प्रभावशाली शख्सियत होती है, उसका भी रोल जो है वो बहुत बड़ा होता है। उसको देख के भी बहुत सारे लोग जो हैं वोट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अभी पंजाब में चुनाव है तो आम आदमी पार्टी का दिमाग में बहुत कम लोगों के आता है, या तो दिमाग में लोगों के आता है अरविंद केजरीवाल। तो ये उनकी पर्सनैलिटी है जिसके बेसिस के ऊपर चुनाव जो है लड़े जाएंगे। द नेक्स्ट पॉइंट है डिजायर फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। तो यानी कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये ख्वाहिश होती है कि राजनीतिक स्थिरता जो है वो उनको देखने को मिले और एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जो है वो चुनाव के बाद देखने को मिले। ऐसा ना हो कि जिसको उन्होंने वोट डाला है उनको तो मतलब ये कंफर्म ही है कि चाहे वहां उस पार्टी के कुछ कैंडिडेट जीत जाएंगे मगर वो अपनी फुल मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाएंगे और सरकार नहीं बना पाएंगे अल्टीमेटली। तो फिर इससे क्या होगा, एक अस्थिरता वाला जो माहौल होता है प्रदेश में वो फिर देखने को मिलता है। या तो इसीलिए
जो पॉलिटिकल पार्टीज को वोट डाली जाती है लोगों के द्वारा, वो इस चीज का ध्यान रखते हैं, लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जिस कैंडिडेट को वोट डाल के हमें राजनीति में स्थिरता देखने को मिलेगी, यानी कि ऐसी सरकार देखने को मिलेगी जो पूरे 5 साल अपने पूरे करेगी, उसी को हम वोट डालेंगे। हमारे पास एक ऐसी एग्जांपल है कि जब 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आई थी भारत में, तो हमें देखने को मिला था कि वो ये साबित करने में नाकामयाब रही थी कि वो एक स्थिर सरकार जो है वो देश को दे पाएँगे। तो इसका नतीजा क्या होता है कि बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिलता है कि जो जनता पार्टी की सरकार थी, वो गिर जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो दोबारा हमें कांग्रेस पार्टी जो है, वो सरकार बनाते हुए देखने को मिलती है, क्योंकि लोगों का फिर मानना ऐसे हो जाता है कि जो कांग्रेस पार्टी है, वो ही देश में रूल करने के लिए बनी है। तो फिर दोबारा से वो 1980 में पूर्ण बहुमत से, मतलब बड़े स्तर पे सरकार बनाने में कामयाब होते हैं। देन नेक्स्ट है इकोनॉमिक सिचुएशन, आर्थिक स्थिति। तो आर्थिक स्थिति का जो रोल होता है, वो भी बहुत बड़े स्तर पे हमें काम करते हुए देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मतलब एग्जांपल्स दी गई हैं कि जैसे 1967 में people oppose the Congress party in vote and in voting behavior because the economic condition of the country was then in a bad shape. तो उस वक्त मतलब बहुत सारे लोगों ने 1967 में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट किए थे, क्योंकि उस वक्त देश में गरीबी बहुत थी और जो रूलिंग पार्टी होती है उसी से ही लोग जो हैं उम्मीद करते हैं कि सरकार उनके लिए काम करेगी। सो बिफोर द इलेक्शन ऑफ 1971 मिसेस गांधी सक्सीडेड इन इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। तो 1971 से पहले पहले गरीबी को काफी स्तर तक जो मिसेस गांधी हैं, इन्होंने गरीबी को कंट्रोल किया था और उसका नतीजा ये निकल के आया था कि जो 1971 में चुनाव हुए थे, वहां पे इनको जीत मिलती है। द नेक्स्ट पॉइंट है परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट। तो बहुत सारे लोग इस चीज का भी ध्यान रखते हैं कि जो परफॉर्मेंस है सरकार की, वो किस तरीके की रही है, यानी कि वो सक्सेसफुल है उनकी नजर में या एक फेलियर की तरह साबित हुई है। तो लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं सरकारों से, तो अगर पार्टी ने अच्छा काम किया है तो वो दोबारा उसी पार्टी को वोट डालना चाहते हैं, नहीं तो वो अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो समटाइम विक्ट्री और डिफीट इन वॉर टू इन्फ्लुएंस द वोटिंग बिहेवियर। कई बार क्या होता है कि देश में दूसरे देश के साथ हमारा युद्ध होता है, तो देश की उस युद्ध में जीत हुई या हार हुई, इसके बेसिस के ऊपर भी जो रूलिंग पार्टी होती है उसको वोट जो है मिलते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल है कि 1962 में जब चाइना के साथ हमारी वॉर हुई थी, तो हमारा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा था और उसके नतीजे कांग्रेस पार्टी को 1967 के इलेक्शंस में देखने को मिले थे, यानी कि काफी स्टेट में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी पहली बार बनी थी उस वक्त। तो 1971 में जब इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान को एक सेपरेट कंट्री बना दिया, यानी कि बांग्लादेश को स्थापित कर दिया, तो उस वक्त हम देखते हैं कि लोग मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे रूलिंग पार्टी से और 1972 में फिर अगेन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो चुनाव हुए थे, वहां पर बड़े स्तर पे कांग्रेस की जीत जो थी वो हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट। जो प्रत्याशी चुनाव के लिए खड़ा हुआ है, उसकी जो शख्सियत है वो किस तरीके की है, क्या वो प्रभावशाली है या नहीं है, क्या वो ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति है या नहीं है, क्या उसके अंदर सेल्फलेसनेस देखने को मिलती है, डिवोशन है, फार साइटेडनेस है और सोशल सर्विस में उसका विश्वास है या नहीं है। ये सारी चीजें भी लोगों के द्वारा देखी जाती हैं जब वो किसी कैंडिडेट को वोट करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट है पॉपुलिस्ट स्लोगन। मतलब बहुत सारे स्लोगन ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो कि मशहूर बना दिए जाते हैं और लोगों को लगता है कि हाँ, अगर इस पार्टी की इस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार आएगी तो उनके जो मसले हैं वो सुलझ जाएंगे। तो 1971 में हमें देखने को मिलता है कि इंदिरा गांधी ने एक नारा था, उसको फेमस किया था, गरीबी हटाओ देश बचाओ। तो मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता था कि अगर इंदिरा गांधी की सरकार आएगी तो सच में गरीबी जो है वो खत्म हो जाएगी, मगर सच्चाई तो निश्चित तौर पे इसके विपरीत हमें देखने को मिलती है। देन दोबारा जब 1977 में सरकार आती है जनता पार्टी की, तो उन्होंने मतलब नारा दिया था डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप, यानी कि उस वक्त इंदिरा गांधी ने क्योंकि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी, तो उसको मतलब बहुत सारे लोगों ने, अपोजिट पार्टी ने डिक्टेटरशिप तानाशाही का नाम दिया था।
और उन्होंने बोला था कि अगर आप एक तरीके से दोबारा इनको वोट करोगे तो वो डिक्टेटरशिप होगी और हम जो आपको प्रोवाइड करवाएंगे वो होगा लोकतंत्र। तो लोगों ने इस चीज को प्रमोट किया था। देन अटल बिहारी वाजपेयी जो है, उन्होंने जब उनकी सरकार बनती है तो उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का। तो और 2014 में जब हमारे जनरल इलेक्शन थे तो वहां पे आपको सुनने को मिला था काफी कॉमन जो एक स्लोगन था, अब की बार मोदी सरकार। जब 2017 में हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए विधानसभा के, तो वहां पे हमें कॉमन नारा सुनने को मिलता था, चांदा है पंजाब कैप्टन दी सरकार। तो ऐसे लगता है कि जब इनकी सरकार आएगी तो सारे इनके पास कोई जादू की छड़ी है, तो सारे मसले जो है वो अपने आप हल हो जाएंगे। अभी रिसेंटली आप देखते हो कि आम आदमी पार्टी के जो होते हैं होर्डिंग्स लगे होते हैं, तो उसमें लगा होता है फ्लेक्स में कि एक मौका अरविंद केजरीवाल को। तो मतलब लोगों के अंदर विश्वास जो है वो जगता है, जगाने की कोशिश की जाती है कि हाँ, अगर ये आ गए तो ऐसे मतलब इनके हाथ में कोई जादू की छड़ी है, सारे जो मसले हैं इशू जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल एजिटेशन। तो पॉलिटिकल एजिटेशन जो है वो देखने को मिलती है, राजनीतिक एक तरीके से एजिटेशन जो है वो हमें बहुत सारे नेताओं के द्वारा या बड़ी बड़ी शख्सियतों के द्वारा देखने को मिलता है देश में। एक हमारे पास बहुत ही बड़ी एग्जांपल है हमारे देश में, जयप्रकाश नारायण जी। तो इन्होंने मतलब करप्शन के खिलाफ, प्राइस राइजिंग के खिलाफ, जो इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी उसके खिलाफ इन्होंने बड़े स्तर पे जो था एजिटेशन किया था। तो उनका उसका जो असर था वो ये रहा कि 1977 में जब दोबारा चुनाव होते हैं तो वहां पर जो कांग्रेस पार्टी है चुनाव हार जाती है। यानी कि लोगों का जो मूड है, जो वोटिंग बिहेवियर है, जो बड़े बड़े एजिटेशन होते हैं उनसे भी प्रभावित होता है। रिसेंटली हम बोल सकते हैं कि हमारे किसानों का जो हमें देखने को मिला है एजिटेशन, तो इसका जो है नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मनी पावर। तो हमारे देश में जो पैसा है, पैसे का रोल जो है हमारे देश में बहुत बड़े स्तर पे देखने को मिलता है। अक्सर देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो वोटर्स है वो खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। तो इस रोल को भी हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि बहुत बड़े स्केल पे रोल प्ले करते हैं कि जब एक वोटर वोट डालने जाता है तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। इवन कई बार तो ये भी देखा जाता है कि जो कैंडिडेट है उसकी एजुकेशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। कई बार कुछ लोग ये भी देखते हैं कि जो कैंडिडेट है वो मेल है या फिर फीमेल है। तो ये चीज देख के भी लोग वोट करते हैं, क्योंकि कई कैंडिडेट्स को लगता है, लोगों को लगता है कि अगर मान लो फीमेल को वोट डाली जाती है, फीमेल प्रत्याशी को, तो एक तरीके से जो उनके हस्बैंड हैं वही पावर का रियलिटी में इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए मतलब फीमेल कैंडिडेट को जो बैकवर्ड एरियाज हैं वहां पे वोट डालने से कुछ लोग जो हैं वो डरते हैं। So these all points are related to voting behavior topic.